हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पंकज सर, आप देख रहे हैं गोल क्रैक क्लासेज। यहाँ पे यह चैप्टर नंबर 1 का क्लास 10 का आपका लाइट का है पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 25 तक देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएं और देखें 1 से 25 तक, अब फिर 26 से स्टार्ट करें। यह हम लोग यानी लाइट प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर नंबर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। यह पूरा पीडीएफ आपका टेलीग्राम जाकर सर्च मारें अपेक्स कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पे, उस पर भी आ जाएगा। अन्यथा आपके बाजार में, आपके मार्केट में आलोक प्रकाशन का बुक है तो आलोक प्रकाशन का बुक खरीदें, और उस पर भी यह आलोक प्रकाशन के बुक का ही ऑब्जेक्टिव है, आलोक का बुक है। ध्यान से सीखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन का नाम है कि यदि, यहाँ पे इसको सेट करते हैं कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। देखिए सीधा दो यानी सीधा तो तीनों प्रकार के दर्पणों में बनती है। समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनती है, अवतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनती है, और उत्तल दर्पण में भी सीधा बनती है। लेकिन कहता है इसमें कि वो छोटा जोड़ दिया है। छोटा काहे लिए जोड़ा है? पहचानने के लिए। आपको यहाँ से हम पहचान सकते हैं छोटा एक केवल यानी सिर्फ एंड सिर्फ उत्तल दर्पण में ही बनता है। छोटा प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण में बनता है आपका, इसलिए इसका आंसर होगा उत्तल। देखिए उत्तल है तो कहेंगे हाँ है सर, तो उत्तल पे टिक लगाइए। दिस इज ए राइट आंसर, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहाँ पे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण यानी करे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए यह एक उत्तल दर्पण है। इसको अगर हम बात कहें उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण यह मान लीजिए एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण के इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। देखिए जब भी हम लोग उत्तल दर्पण में वस्तु को रखते हैं तो इसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और अनंत के बीच यानी वस्तु को रखा जाता है। वस्तु को रखा जाता है ध्रुव और अनंत के बीच। लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह ध्रुव है और इसको मान लीजिए हम बोलते हैं फोकस। यहाँ पे मान लीजिए सी। तो यानी जब भी हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जब भी बनेगा प्रतिबिंब, तो आपका ध्रुव को P से डिनोट करते हैं, P और F के बीच। P को ध्रुव बोलते हैं, F को फोकस बोलते हैं। यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ है ध्रुव और फोकस? कहेंगे ध्रुव और फोकस कहाँ है तू? कहेगा सर यहाँ है। दिस इज ए राइट आंसर सी। क्या बोलेंगे? दिस इज राइट आंसर सी। कोई दिक्कत है एनीबॉडी? अब समझिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है। देखिए यह वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, या मान लीजिए इधर घर में दीवार में क्या करता है वस्तु? प्रकाश का परावर्तित करता है। जब परिवर्तित करे तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु यानी प्रकाश का कोई वस्तु परावर्तन करता है या कहीं कहीं परावर्तन न दे करके प्रकीर्णन दे दे, फिर भी वो सही है। कह देगा कि प्रकीर्णन करता है तो प्रकीर्णन करता है तो वो दिखाई देता है, परावर्तन करता है फिर भी दिखाई देता है। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट अगला 29 नंबर कहता है प्रकाश एक है। प्रकाश क्या है?
तरंग है, विद्युत है, यानी ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग परिभाषा देते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। क्या है? ऊर्जा का रूप है। रेड मार्कर ठीक चल रहा है कि कलर चेंज कर दे? कोई दिक्कत? तो यहां पे देखिए आगे, यहां पे 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 30 नंबर अवतल दर्पण, यानी 30 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण के फोकस से यानी चलती किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण, देखिए यह एक अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से चलती प्रकाश की किरणें, इसको ले लेते हैं। अब समझिए, यह एक प्रकार से अवतल दर्पण है। अवतल माने जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको हम बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं बेटा जी? क्या बोलते? अवतल बोलते। और अवतल बोलते हैं तो बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण के फोकस से यानी फोकस से चलती किरणें। यहाँ पे देखिए यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के इसको ध्रुव बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं। इसको हम लोग एफ बोलते हैं, इसको हम लोग सी बोलते हैं। कह रहा है कि फोकस से जब किरणें जाती है तो कैसे गुजर जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाती है। दिया है क्या? कहेगा मुख्य अक्ष के समानांतर। इसी मुख्य अक्ष को हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं। मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिस इज राइट आंसर, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। कोई दिक्कत? लोल बुद्धि नहीं लेना है, सीधे सीधे सीख जाना है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आइए, एक बार पढ़िए, यादें नहीं करना पड़ेगा, पूरा पूरा पढ़ाएंगे। पूरे चैप्टर का आपका फिजिक्स का 6 गो चैप्टर है, यानी 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री के 5 गो चैप्टर है, 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। इस चैनल पे आपका सोशल साइंस, हिस्ट्री, जिस सोशल साइंस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आपका हो गया, मान लीजिए भूगोल, और हो गया राजनीतिक शास्त्र, इन सबका मिलेगा आपका ऑब्जेक्टिव। सबका ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे आप लोग देखते रहिए, और 1 महीने के अंदर पूरा खत्म, 1 महीने में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की यानी वृत्ताकार सीमा यानी सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? देखिए यह गोलीय दर्पण है, एज लाइक मान लीजिए, ठीक है। गोलीय दर्पण के आधा भाग कट गया, हम इसके कलई कर दिए तो ये दर्पण बन गया। कलई कर दिए हैं तो क्या बन गया है? दर्पण बन गया। जब दर्पण बन गया तो यह ऐसे मान लीजिए डॉटेज द्वारा दिखा देते हैं, तो इसका व्यास क्या कहलाएगा? इसका जो यहाँ तक तो इसका तिरछियावा तो वक्रता तिरछिया कहलाता है, तो इसका व्यासवा क्या कहलाएगा? तो व्यास आगे बढ़ा दिए, जब तिरछिया से आगे बढ़ गया तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो जाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है, लेकिन इसका आंसर गलती दिया है। इसका आंसर दूसरा कुछ दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा मेन आंसर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे बोलता है 32 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश की, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराता है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना? 60 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे लेते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे आती है तो अभिलंब से कहता है। देखिए साफ साफ बोला है कि यानी प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर टकराती है, 60 डिग्री के कोण पर टकराती है, तो वह आपका परावर्तक, तो अभिलंब से हमारा 60 डिग्री के कोण पर टकरा जाती है, ठीक है। तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो यहाँ से जब ऐसे जाएगा तो 60 डिग्री के कोण पर होकर निकल जाएगा, 60 डिग्री के कोण पर होकर निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 60 डिग्री दिस इज ए राइट आंसर। अब देखिए आगे की ओर,
33 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब का, तो कहते हैं वास्तविक बनेगा या आभासी बनता है या बड़ा बनता है या छोटा बनता है। पहला समतल दर्पण के बारे में जाने। समतल दर्पण कभी भी प्रतिबिंब न तो बड़ा बनता है और न ही छोटा बनता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब सदैव बराबर होता है। तो ये तो दो गलती है, ये चौरकटसन का गलती है। लेकिन अब वास्तविक है आभासी, तो समतल दर्पण में हरदम सीधा प्रतिबिंब बनता है और जो सीधा होता है वो आभासी होता है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जानिए आगे की ओर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो उस वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अभी बड़ा बन रहा है, साथ ही साथ आभासी बन रहा है, बड़ा बनने के तो दो कैसे हो सकती है, कब? जब वास्तविक होगी तब उस पर सोचा जाएगा। लेकिन आभासी समतल दर्पण में एक ही जगह पर बनता है, सॉरी अवतल दर्पण में एक ही जगह पर बनता है। यह देख लीजिए, मान लिया जाए कि यह एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब की तो हम P और F के बीच रखेंगे तबे आभासी बनेगा, और ना तो एगो ऑप्शनल केस है P पर रखेंगे तो P माने ध्रुव, ध्रुव कोई मतलब नहीं रखता है, वह नहीं माना जाता है, माइनर केसेज में वो कहीं कहीं देता है। यह देखिए ध्यान से, ध्रुव होता ही नहीं। यहाँ पे समझिए, जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी समानांतर मुख अक्ष के, तो यहाँ से लौट जाएगी और एक यहाँ से जाएगी तो ऐसे लौट जाएगी। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ कटेगा वही प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा। तो आभासी कहाँ पे? एगो ये कैसे है जिसपे आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी केसों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एगो ये केस है जो आभासी बनता तो है लेकिन बड़ा बनता है। पी पर तो रखने पर आभासी तो बनता है लेकिन बराबर बनता है। बड़ा कहा है? आभासी के साथ साथ सीधा, और यहाँ पे बड़ा बोला है कि बड़ा पाया जाता है। तो बड़ा का केस है P और F के बीच। P को ध्रुव बोलते हैं और F को वक्रता, सॉरी F को फोकस बोलते हैं। तो यानी ध्रुव और फोकस कहाँ है? तू कहेगा ध्रुव और फोकस यही जे है गुरुजी। देखिए लिखा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दिस इज ए राइट आंसर डी। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आप समझिएगा, यहां पे मान लिया जाए, क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? कह रहे किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब में यानी वास्तविक प्रतिबिंब में सिर्फ एक ही दर्पण में मिलता है, और जब भी मिलेगा तो आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। दो दर्पणों में आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब देगा आभासी प्रतिबिंब देगा, उत्तल दर्पण जब भी प्रतिबिंब देगा आभासी प्रतिबिंब, तो वास्तविक कौन देगा? तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यानी मिल सकता है? तो यह सिर्फ अवतल में हो सकता है। किस में हो सकता है? अवतल में। तो दिस इज ए राइट आंसर सी। आप उसका इस पीडीएफ का आंसर न देखें और न ही आप लोग किताब में जो आंसर दिया है उसको देखें। जिसे हम जो बता रहे हैं यह राइट आंसर है, यह राइट आंसर है। इसको यानी न भूलें, सॉल्यूशन को देखें, इसका कारण है, पूरा दिया गया विवरण है। जो पाठ पढ़े होंगे वे लोग पूरे अच्छे से समझ में आता होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं वे लोग इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर से यानी ध्यान से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे समझिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है? देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दो तीन के चीजें बोल सकते हैं। एक तो बोला है हमेशा सीधा,
अगर हमेशा सीधा बोला है तो उत्तल दर्पण में सचमुच में हमेशा सीधा बनता है, लेकिन हमेशा सीधा वाला इशारा ऑप्शन न देकर, यह ऑप्शन न देकर बोल दे हमेशा आभासी, हमेशा वास्तविक, आभासी आभासी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो उस समय केवल आभासी। और जो आभासी होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। जो आभासी होगा क्या होगा, आभासी। तो उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब देता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। तो इसीलिए इसका होगा केवल यानी हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है डियर स्टूडेंट, हमेशा सीधा होता है। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण निकल जाती है, ध्यान समझिए, तो उसे कहते हैं, मान लीजिए ये वस्तु है, तो जिस पदार्थ से, पदार्थ माने वस्तु, पदार्थ माने वस्तु, यह वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें क्या होती है, पूर्ण रूपेण पार कर जाती है, पूरा पूरा पार कर जाती है। ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग भी, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण निकल जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी। दिस इज ए राइट आंसर, पारदर्शी कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कतें नहीं होगा, स्मूथली देखते रहो, टुई 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 बनता रहेगा, खत्म होते रहेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगला चीजें देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, यानी कल भी बताए थे ऋणात्मक पे, कल भी बताए थे जहां पे आपका आवर्धन ऋणात्मक आ जाए। मैंने कल बताया था एक ट्रिक कि यह एक मान लिया जाए दर्पण है और इस दर्पण के यानी ध्रुव को केंद्र मान लिया जाए, तो इधर हमारा क्या होता है प्लस में, और इधर क्या होता है माइनस में, इधर माइनस में इधर प्लस में। चिन्ह परिपाटी देखे तो चिन्ह परिपाटी इधर प्लस में इधर माइनस में। तो यह कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा बना यदि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक हेने किसका प्रतिबिंब बनता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह इधर बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। जितना वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वह दर्पण के इधर आगे बनते हैं, और जितना आभासी प्रतिबिंब होते हैं दर्पण के पीछे बनते हैं। तो दर्पण के यह पीछे आभासी बनता है, तो दर्पण के आगे वास्तविक, आगे वास्तविक मतलब वास्तविक का ऋणात्मक होता है। आवर्धन क्षमता कैसा होता है, ऋणात्मक। और जो वास्तविक होता है वह उल्टा होता है, जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा। तो यह उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा। ना समझ में आ रहा है, टन 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 कबार के, अरे कबार दिया जाएगा। देखिए तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव आप लोग को ना याद हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार बोर्ड कहेगा ए तेरी के क्वेश्चन लेकर से पढ़ा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रकाश जिस सतह से टकरा कर अपन यानी अपने ही माध्यम में लौट जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। उसे क्या कहते हैं, परावर्तन या परावर्तक सतह। तो सतह कहेंगे जिस सतह से, कह रहा है कि जिस सतह से, तो सतहवा को क्या कहते हैं। देखिए लड़का पढ़ के पहले परावर्तन एकदम मार देगा, सही कहेगा सही हो गई, सही नहीं, नहीं गलती नहीं करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि प्रकाश जिस सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाए उस सतह को क्या कहते हैं, तो उस सतह को परावर्तन नहीं कहते, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते, परावर्तक सतह कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलिए समझ में आ रही है, आगे कर देते हैं। यहाँ पे इधर पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। यह 39 है, 40 40 तू आ जा, कहाँ है 40, और बढ़ जा, बड़ा सा हो जा, इधर से पूरा आ जा। हो गया। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे अगला नंबर है हमारा 40। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है।
डियर स्टूडेंट, अगर सोलर कुकर के व्यवहार करने की बात आए तो देखिए बड़ा लड़का कंफ्यूज रहता है। एक कोई बुक देता है समतल दर्पण, कोई बुक दे देता है अवतल दर्पण, कोई बुक देता है समतल दर्पण, या कोई बुक दे देता है अवतल दर्पण। देखिए ऐसे एक्चुअल में सोलर कुकर जो लगाया जाता है, तो सोलर कुकर क्या है, तो पहले नंबर समझिए, सोलर कुकर एक प्रकार के यानी धूप में खाना बनाने वाला बक्सा आकार के होता है, बक्सा आकार के होता है इस प्रकार से। और ये बक्सवा में एजा समतल दर्पण लगा दिया जाता है। यह समतल दर्पण का सिंबल है। अगर ऐसे कर दिए माने 3 गो डॉटेज, तो यह समतल दर्पण का सिंबल है कि समतल दर्पण है। तो यह समतल दर्पण लगा दिया जाता है। यह बक्सवा में यहाँ पे ये बक्सा है मान लिया जाए, यही में खाना रख दिया जाता है, अब पक जाता है। धूप में रख देंगे तो खाना पक जाएगा। आपका जब खाना पकेगा इसमें, तो यह समतल दर्पण यहाँ के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पे यानी अवतल दर्पण भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से तो दोनों हो सकता है। इसमें समतल दर्पण ऑप्शन नहीं है, तो जब समतल दर्पण ऑप्शन नहीं है तो अवतल दर्पण लगाएंगे। जब समतल दर्पण ऑप्शन नहीं है तो अवतल दर्पण। अगर समतल दर्पण होता तो कौन दर्पण लगाते, समतल। कौन, समतल। कोई दिक्कत, अब समझोगे आगे, टेंशन नहीं लेना है बाबू, आगे चलते रहना है। कह रहा है ना कि आवर्धक यानी अवतल लेंस का आवर्धन होता है। आवर्धन क्या होता है, अवतल लेंस का, अवतल लेंस कह दिया, ध्यान से सीखिए। हम पढ़ रहे हैं दर्पण का और डाल दिया लेंस, बड़ा मूर्ख व्यक्ति। अगर देखिए लेंस कहे या दर्पण कहे तो m बराबर होता है v/u। m बराबर क्या होता है, v/u। अगर दर्पण कहेगा तो माइनस में, दर्पण कहेगा तो माइनस में, अगर लेंस कहेगा तो प्लस में, लेंस कहेगा तो क्या में, प्लस में। लेंस कह दिया अगर m बराबर लेंस कह दिया तो v/u। देखिए लेंस बोला है तो लेंस में v/u, दिस इज ए राइट आंसर, यानी v/u। कोई दिक्कत है, अब समझिए आगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में उपयुक्त सभी। मार दे उपयुक्त सभी का। अरे प्रकाश की किरणें तनी से अखिया ऐसे अखिया ऐसे मूंद के गो ऐसे ऐसे करके लाइटवा पर देखिए, जो रूम में पढ़ रहे हैं वो रूम में देखिए, वो ऐसा लगेगा ना कि एगो किरण चल के अखिए में घुस रहा है, एगो किरण चल के अखिए में घुस रहा है। ऐसा आपको एहसास होगा, प्रतीत होगा। यानी एगो किरण खाली चल के, तो एगो किरण जो आ रहा है वो क्या सोचिए ऐसे मुड़ जो मुड़ेगा, कभी नहीं मुड़ेगा। तो इसलिए हम कहेंगे प्रकाश यानी कि किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। मुड़ जो ना, मुड़वे नहीं करेगा, जैसे मुड़ जो ना, सीधे आ जाओ। कोई दिक्कत, यहां पे समझिए 43 नंबर क्वेश्चन है। आपतित किरण अभिलंब के साथ यानी आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है वह कहलाता है। आपतित किरण कह रहा है, ध्यान समझिएगा एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह मान लीजिए एक सतह है, जो इस पे किरणें आके टकराती है, इसको हम बोलते हैं मान लीजिए एक सरफेस है, और इसको प्लेन सरफेस बोलते हैं, यानी समतल सतह है, यानी चिकनी सतह है। चिकनी सतह पे जो किरणें आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। बारिश आगे का जी, ये तेरी काम और वीडियो कॉल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा, यह आप आती है तो आपतित किरण, जाती है तो परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होगा, डाला गया अभिलंब
अब यानी डाला गया जो लंब होता है वो अभिलंब कहलाता है। तो ये कहा है ना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है अभिलंब हो गया, आई आपतित किरण हो गया। आई जो कोणवा बनाती है उस कोणवा को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, आपतन कोण। अ से आपतित किरण, अ से आपतन कोण, तो हाई कोणवा को क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे माने आई से शुरू होता है, ऐसे करा के आई से सूचित कर देंगे। इसको रिफ्लेक्ट रे, रिफ्लेक्ट यानी एंगल बोलेंगे, तो रिफ्लेक्ट एंगल से को लिए हम आर से सूचित करते हैं। तो यह आपतित यानी आपतन कोण, यह आपका परावर्तन कोण। परावर्तित किरण है, ऐसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। आपतित किरण है तो यानी और यह अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। कोई दिक्कत? बारिश होने लगा ना, बहुत तरीके वर्षों भगवान किसानों के लिए बहुत बड़ी लाभदायक है। ध्यान से सीखिएगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपतन कोण, तो इसका आंसर हो गया कलापन यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हम क्या कहता होता नहीं, कल से ही, कल के वीडियो से, आज से वीडियो से देखो हमारा लगभग कम से कम हम 200 बार बोले होंगे कि आपका जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो सीधा यानी देते हैं। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, काल्पनिक को हम आभासी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधा होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। तो यह क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा। आगे आके देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है, क्योंकि आवर्धन में होता है यानी आवर्धन में क्या होता है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु के ऊंचाई m बराबर होता है h डैश बटा में h। तो यानी जो समतल दर्पण होता है, समतल में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है। a से बराबर होता है, तो मान लीजिए 3 आया ऊंचाई, तो 3 आया, 3 कट के कितना हो गया 1। तो इसलिए आवर्धन हमारा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। कितना होगा, 1 के बराबर होगा। आगे हम देखते हैं, यहां पे हमारा यानी 46 नंबर क्वेश्चन है। आज 46 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत यानी गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है। देखिए यह कौन सा दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है। तो यह मान लिया जाए हमारा एक प्रकार से उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण है और कह रहा है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर यानी लंबवत गिरती किरणें, यह मान लीजिए हमारा मुख्य अक्ष है, इस पर लंबवत किरणें जा रही है, सतह पर इन लंबवत किरणें जा रही है। ठीक है, तब कहता है कि गिरती किरणें फोकस पर होती है, तो अभिसरित होती है कि यानी अपसरित होती है, समानांतर होती है। देखो आपको मैं बता दूं कि जब उत्तल दर्पण होता है, तो जब भी उत्तल दर्पण आपका मान लिया जाए यह जाना चाहता है इधर, चला जाता है इधर, लेकिन आभासी रूप से हम प्रतीत करते हैं कि एक बिंदु पर मिलती है, यानी एक बिंदु पर जहां मिलती है। पहला नंबर ये जाने कि मुख्य अक्ष के जितने किरणें समानांतर आती है, तो समानांतर आती है तो फोकस पे जाती है। तो यह फोकस पे क्या हो रहा है, अपसरित हो रहा है कि अभिसरित हो रहा है। यानी अभिसरित माने एक बिंदु पर मिलना, अपसरित माने खुल जाना यानी फैलना। तो यहाँ बोल रहा है अभिसरित होती है या अपसरित होती है, तो अभिसरित होती है। दिस इज ए राइट आंसर, अपसरित होती है। कोई दिक्कत? अब समझिए अगला क्वेश्चन बोलता है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण परावर्तन नियम का पालन होता है, न होने की सवाल नहीं। अगर परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा तो दर्पण कहबे नहीं करेगा। दर्पण वही होता है जो परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो जहां दर्पण के बात आ जाए वह आपका परावर्तन का नियम पालन करेगा ही करेगा, न करने की सवाल नहीं है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण में दूरियों को यानी सदा
किसके सापेक्ष मानते हैं? दूरियों को सादा ये देखिए, जब भी एक बात जान लो, यह मान लीजिए गोलीय दर्पण है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, जब भी हम दूरियों को लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे यह ध्रुव है तो ध्रुव को P, यहाँ पे F और कहता केंद्र को C। तो जब भी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से मापी जाती है। जब भी हमको बोलते हैं 15 मीटर के दूरी पर रखते हैं तो कहां से 15 मीटर मानेंगे? ध्रुव से मानेंगे। 20 मीटर के दूरी पर प्राप्त होता है तो कहां से यानी प्राप्त होता है? ध्रुव से 20 मीटर के दूरी पर प्राप्त होता है। तो दूरियां मापी जाती है, कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव के सापेक्ष मापी जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होता है? देखिए जब भी अनंत पे हो और उसका प्रतिबिंब फोकस पे बने तो वह एकदम बहुत छोटा न के बराबर होता है। इसलिए हमारा जो आवर्धन होता है, आवर्धन माने m होता है और m बराबर होता है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इसी को हम बोलते हैं v/u यानी प्रतिबिंब दूरी बटा में वस्तु दूरी। देखिए प्रतिबिंब दूरी तो फोकस पे हो गई, मान लीजिए यह फोकस है, फोकस हो गई, फोकस वाले 2 मीटर 4 मीटर, लेकिन u माने वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी क्या है? बहुत दूर है, अनंत है, तो अनंत से भागा दे दीजिएगा, यानी अनंत से जब भागा दे दीजिएगा तब बताइए कुछ ला पाइएगा, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। न एक से बड़ा छोटा ये सब कुछ नहीं होता है, ये 0 हो जाता है। अब अगला समझिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी जो बगल में होता है वह क्या कौन सा दर्पण होता है? तो मोटर गाड़ी के यानी जो साइड मिरर में उपयोग किया है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। काहे उत्तले दर्पण लगाया जाता है? इसका भी कारण है। उत्तले दर्पण काहे लगाया गया? देखिए ध्यान से, यह मान लिया जाए साइड मिरर होता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण की यूज किया जाता है। और उत्तल दर्पण का है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए यह रेंज ज्यादा लेता है। तो अब क्या होता है, ड्राइवर हुई गाड़ी चला रहा है तो बगलिया साइडवा में देखेगा तो हेकरा चलते ये ऊपरों के पेड़ में ठेक रहा है कि ना बसवा, इहो चीजवा के देख लेगा। और नीचवा हमारा चकवा नली में जाता कि नाला में जाता, ईटा देखते हैं ड्राइवर कहता है ईटा रख, ईटा नलिया में बड़े को नलिया ईटा रखवा के वही नलिया पर पार, वही ईटवे पर पार कर जाए, कोई से उन्हीं को पता चलता है, मिररवा में देख लेता है ईटवा कहाँ है और वही पांदा से ले जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि सर यह क्वेश्चन प्रॉब्लम है, अगला वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे समझिए, अब लास्ट ही चल रहा है आज का क्लास, कल 25 क्वेश्चन चला था, आज भी आपका 25 हो गया। तो यहाँ पे 1-2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। बोलता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में होता है कोण I बराबर कोण R। कहाँ है कोण I बराबर? तो कहेगा सर हम यहीं पे हैं, कोण I बराबर कोण R। प्रकाश के परावर्तन में बोलता है जैसे यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। यह जो आपतित किरण कोण I है और यह जो कोण R है, दोनों आपस में यानी कोण I बराबर होता है कोण R, इसलिए कोण I बराबर कोण R। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत कैसे हो जाएगा? एक अवतल दर्पण में यानी वस्तु माने होता है बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के यानी बीच हो तो, फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त यानी प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? मैंने बताया है कि एक ही चीज है जो हमारा अवतल दर्पण में रखने पर आभासी बनता है। कहाँ रखने पर बनता है आभासी? तो P पर और F के बीच, P और F के बीच रखेंगे तो आभासी। वे बतिया बोल रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव को P बोलते हैं और फोकस को F बोलते हैं। तो P और F के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। उसी आभासी को कहते हैं काल्पनिक, और ये कैसा होगा? बड़ा होगा। ये में देखिए ना आभासी, छोटा कह दिया है इसलिए यह नहीं होगा। अगर यहाँ पे बड़ा कह लेता तो ये भी चल जाता,
यहाँ पे कुछ मान लीजिए नहीं कहा होता तो इसलिए बड़ा होता है, तो इसलिए हमारा दिस इज ए राइट आंसर आपका सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 है और 53 कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ए, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे जो एफ है अगर हम वक्रता त्रिज्या लेते हैं 8 और 2 से भागा दे देंगे तो फोकस कितना आएगा 4 ना, इसलिए आधी होती है। कितना होती है आधी, ए बराबर r/2। देखिए लास्ट अब हमारा चल रहा है आधी होती है, कहाँ है तू आधी, यही है सर। अब देखिए आगे कहता है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। याद रखें एगो मानी क्वेश्चन बताइएगा, जब भी बस अनंत पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे अनंत पे रखेंगे, तो वो कर फिक्स है कि बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा फोकस पर। और एगो और बात, जहाँ जब भी हम फोकस पर वस्तु को रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा अनंत पे बनेगा। अनंत पे रखे वस्तु का फोकस पर, फोकस पे रखे वस्तु का अनंत पे। तो ये क्या कह रहा है कि कहाँ पर रखें उसका प्रतिबिंब, यानी कह रहा है कि कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बने, तो अनंत पर रख दीजिए, अनंत पे। दिस इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत की समानांतर किरणपुंज प्राप्त यानी मिल सकती है। तो किसके द्वारा मिल सकती है, तो देखिए किसके द्वारा, तो आपका अवतल दर्पण पहला दिया है। अवतल दर्पण तो मिल नहीं सकता, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। यह आपका क्या करता है, तो यह आपका यह अपसरित करता है, यानी फैलाने का काम करता है। यह फैलाता है, अवतल दर्पण क्या करता है फैलाता है, यह अपसरित कर देता है। और ये भी दोनों दिया है, तो यह तो फैलाता है, समानांतर तो मिलने का सवाल नहीं है, इसलिए इसमें समतल, अगर समतल दर्पण दिया होता तो दिस इज राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे समतल दर्पण नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। अगर समतल दर्पण दिया होता तो यहाँ पे मारते समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात, हम लोग पीछे क्वेश्चन में एगो गलती लगा के आ गए कि उत्तल दर्पण का यानी अभिसरित करते हैं, नहीं उत्तल दर्पण अपसरित करती है। यहाँ पे पीछे में क्वेश्चन देख लेते हैं, अपसरित करती है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। 46 यहाँ पे कहता है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह यानी लंबवत यानी आती है, तो वह क्या करती है, तो अपसरित करती है। क्या करती है, अपसरित करती है। इसको याद रखें, अपसरित करती है, अपसरित करती है। इसे अभिसरित नहीं, अपसरित फैलाने का कार्य करती है। देख लीजिए यह उत्तल दर्पण है, आ रही है और यहाँ पे यह फैलाते चली जा रही है, यहाँ आ रही है और ऐसे चल जा रही है, यानी फैलाती चल रही है, इसलिए अपसरित होगा यहाँ पे। अब आगे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोलता है कि वस्तु जो है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। छोटा कह दिया, जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर छोटा प्राप्त करना है तो किससे प्राप्त होता है, तो एक तो हमारा छोटा होता है यानी उत्तल में, लेकिन आभासीय बोला है तो यह जो अवतल में कभी छोटा होगा तो आपका आभासी नहीं होगा। अवतल में जब भी छोटा होगा तो आभासी नहीं होगा, छोटा वास्तविक में प्राप्त होता है। लेकिन उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो छोटा तो देता है, साथ ही साथ आभासी भी देता है। यानी आभासी में अगर लेना है छोटा तो हमारा होगा उत्तल, अगर बड़ा लेना होगा, अगर बड़ा लेना हो और बड़ा में वास्तविक होगा, यहाँ पे छोटा हो और अगर यहाँ वास्तविक कह देता है तब होता हमारा अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे आभासी, तब होगा उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? यहाँ तक के लास्ट क्वेश्चन
इस चैप्टर का 4-5 क्वेश्चन और बच गए हैं जो अगले पीडीएफ में आएंगे, अगले क्लास में आएंगे। यहाँ पे पीडीएफ बन के तैयार नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं और पूरे क्वेश्चन देखें, बताएंगे आपको, पूरा ऑब्जेक्टिव देंगे, लाइन बाय लाइन देंगे। आप पूरा चैप्टर का 10 क्लास का हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा 1 महीने के अंदर। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद।